नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो हाँ दोस्तों, तो मैं इस समय टेलीग्राम पे भी आ गया हूँ और टेलीग्राम पे मैं जीएस स्टडी 94 के नाम से ही हूँ। आप वहाँ पर सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हम कि जो भी यहाँ पर एडिटोरियल के बारे में जो भी हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं, जो भी विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद जो जिस पर आपको भरोसा हो कि यदि मैं फला व्यक्ति से, ठीक है, फला मित्र से यदि मैं विचार विमर्श करता हूँ तो कुछ नया सीखने को मिलता है। याद रखिएगा, एडिटोरियल एक ऐसा विषय है, जब तक आप किसी दूसरे से बातचीत उसके बारे में नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तब तक उसका कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप एक फ्लुएंटली, जिस तरह से लोग बोलते हैं ना, नेता होता अपनी बात रखते हैं, वैसे आप भी बोलेंगे। पर उसके लिए सबसे पहले आपको बार बार इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना होगा, देखना होगा। ये नहीं कि बस पढ़ते चले गए, उसका मतलब भी समझना होगा। अगर ऐसे ही होता तो दुनिया में बहुत बहुत लोग पेपर पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब पूछेंगे क्या मतलब है पेपर में, क्या निष्कर्ष निकला, तो न समझे नहीं तो आपको समझा क्या पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे समझने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों उन वाक्यों की तरफ जिनमें क्षमता होती है, कुवत होती है कि आपको मोटिवेट कर सके। लिखा है, प्रेम हर बोझ को हल्का बना देता है। प्रेम हर बोझ को हल्का बना देता है। याद रखिएगा, इस संसार में प्रेम ही एक ऐसी भावना है जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े काम करा लेंगे, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ही दिया है, ठीक है। अभी कोई रास्ते में जा रहा है, मान के चलिए, ठीक है, किसी प्रकार की अगर यदि आपको आवश्यकता है कि ये अगर ये सहयोग करेगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, यदि आप उसके सामने कृतज्ञता जाहिर करते हैं भावनात्मक रूप से, प्यार से, तो हो सकता है वो आपका बड़ा से बड़ा काम कर दे आपकी एक बोली पर, प्रेम पर। अन्यथा आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, तमाम तरह की सुविधाएं देने के बाद भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलते हैं, पहले देखते हैं राहत के उपाय, ठीक है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम तरह की एजेंसियां तमाम तरह के अपने अनुसार सहयोग कर रही हैं। अब देखते हैं हमारे देश की कुछ एजेंसियों ने, सरकारी संस्थाओं ने क्या सहयोग किया है। रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को महामारी कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जिन उपायों की घोषणा की, उनका आमतौर पर स्वागत हुआ है, लेकिन बात तब बनेगी जब इन उपायों का सकारात्मक असर जमीन पर भी दिखाई देगा। रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए कदमों से पूंजी बाजार में नकदी की उपलब्धता तो आसान होगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी के पांव पसारने के पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में गुजर रही थी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कर्ज वितरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिवर्स रेपो दर में कटौती करने के साथ ही एनपीए से संबंधित प्रावधानों में भी ढील दिया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जो कारोबारी हैं या फिर किसी प्रकार के लोग हैं जिन्होंने बिजनेस से संबंधित लोन ले लिया था, तो उसके लिए क्या है कि तमाम तरह के उसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आप इतना ब्याज उसका दीजिए, इतना वो करिए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। जब कोई व्यक्ति बैंक से या किसी संस्था से जब लोन लेता है तो उसके बाद क्या होता है, उसे जो भी टाइम टू डेट होता है कि इतने डेट के बीच में आपको यू हैव टू पे, जमा करना है। तो ऐसी तमाम तरह की समस्याएं लोगों के पास हो गई हैं, क्योंकि देखिए पूरी तरह से बिजनेस ठप हो गया है, ठीक है। तो कैसे देंगे सरकार को पैसा, उनके पास पैसा रहेगा तब न देंगे। तो यही कारण है कि दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ने कई चीज़ों में छूट दे दी है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, इससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी अवश्य होगी, लेकिन देखना यह होगा कि कारोबारी कर्ज लेकर अपना उद्यम बढ़ाने के लिए आगे आते हैं या नहीं। वे तो उत्साहित होंगे जब मांग बढ़ेगी। मौजूदा माहौल में मांग बढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि कामकाज ठप है और लोग घर बैठे हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का जब मांग होगा, डिमांड होगा, तभी सप्लाई होगी।
अब लोगों की जो परचेजिंग पावर जो है, जो खरीदने की जो क्षमता, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर भी जिस तरह से लोग घरों में बंद हैं, लोगों में डर है एक बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो दिल्ली के अंदर एक डिलीवरी बॉय था जो खाने के पैकेट का डिलीवर करता था, उसके बाद उसके अंदर कोरोना वायरस की जब पुष्टि पाई गई तो तकरीबन 76 से 72 घरों में जहां वो विज़िट किया था, उन सारे परिवार के लोगों का जो है ब्लड सैंपल भेज दिया गया है लैब में। उसके बाद उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो मतलब आज डिलीवरी बॉय को लेकर हमारे अंदर इतना डर पैदा हो गया है, तो अन्य लोगों के बारे में आप बात छोड़ दीजिए। तो वही सब चीज़ें हैं कि मतलब कई सारी चीज़ों का अगर देखिए तो आज जो डिमांड है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। मीट का ले लीजिए, मीट के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, मतलब कह सकते हैं तहस नहस हो गए हैं। ठीक है, बहुत से लोग अपने आर्थिक भविष्य को लेकर भी चिंतित हो उठे हैं। ऐसे माहौल में मांग बढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। ये ठीक है कि रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद शेयर बाजार में उत्साह का माहौल दिखा, लेकिन उसे उसके आधार पर इसके नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कारोबारी माहौल ठीक होने जा रहा है। साथ ही कारण कि रिजर्व बैंक की ओर से अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह किए जाने के बाद सरकार की ओर से घोषित होने वाले आर्थिक पैकेज का इंतजार किया जा रहा है। इस पैकेज में क्या कुछ होगा यह तो उसके सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपाय वास्तव में असरकारी साबित हो। उसका सबसे अधिक ध्यान छोटे एवं मझोले उद्योगों को सहारा देने पर होना चाहिए, क्योंकि महामारी की मार उन पर ही ज़्यादा पड़ी है। ऐसे कई उद्योगों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे का अभाव है। इस अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने वाले उपाय किए जाने चाहिए, अन्यथा एक ऐसे वक्त कामगारों की छटनी की नौबत आ सकती है जब सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि न तो किसी का वेतन रुके और न ही किसी की नौकरी जाए। सरकार को अपने पैकेज का अंतिम रूप देने के साथ ही कोरोना के साए में सतर्कता के साथ अधिकाधिक कारोबारी गतिविधियों को संचालित करने के तौर तरीके तय करने की भी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, उन देशों के भी हालात देख सकते हैं कि वहाँ के भी जो लघु उद्योग थे या मध्यम उद्योग थे पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है उठ खड़े होने की, पुनर्जीवित करने की अपने आप को, तो वो तभी संभव है कि दोस्तों जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित करे, सरकार तमाम तरह की चीज़ों में जो टर्म एंड कंडीशंस है उसमें थोड़ी सी नरमी बरते, उन्हें ऋण मुहैया कराए। नहीं तो दोस्तों इस देश में बेरोजगारी का स्तर इतना आएगा ना आने वाले समय में, आप सोच नहीं सकते। जब सारे उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए छोटे और मध्यम उद्योग के पास बहुत सारे लोग वहाँ पे कार्यरत हैं, उनके पास जब पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे, छटनी करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि सरकार को कई सारी चीज़ों को देखना होगा। अब देखिए, सक्षम नेतृत्व और संयम की अद्भुत गाथा, इसे खुद राजनाथ सिंह ने लिखा है। उनके विचार हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा जाए। लिखा, कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 को और अधिक फैलने से रोकने की अप्रत्याशित चुनौती का सामना करते हुए देश ने अद्भुत एकजुटता एवं संयम का परिचय दिया है। जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था तो यह देश में एक असंभव सा विचार प्रतीत हो रहा था, पर अब लोग स्वयं के साथ अपने साथी नागरिकों को भी कोरोना वायरस से बचाने के अपने संकल्प में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। देशवासियों ने इस महामारी के खिलाफ ऐसा एकजुटता दिखाई वह विश्व इतिहास में भूतपूर्व है। आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य होगा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में यह आखिरकार कैसे संभव हो पाया। यह सब देश में असाधारण नेतृत्व की बदौलत ही संभव हो पाया है। कोरोना का संक्रमण बेशक फैल रहा है, फिर भी हम विश्वास से भरे हैं, क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों में संक्रमित रोगियों की निरंतर बढ़ती संख्या की तुलना में भारत में इसका प्रकोप काफ़ी सीमित है। यह इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि भारत न केवल अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला एक विकासशील देश है, बल्कि यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं एवं संसाधन भी सीमित हैं। सोचिए, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो सीमित है अकॉर्डिंग टू देखें तो जनता। ठीक है, हमारे यहाँ जो पब्लिक है दोस्तों, जो हमारे देश के नागरिक हैं,
वो चाइना के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं और लोकतंत्र के मामले में पहले नंबर पे आते हैं, इतनी जनसंख्या है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और जिस तरह से हमारे देश को एक सक्षम नेतृत्वकर्ता मिला है, उन्हीं की बदौलत सारी चीज़ें हो रही हैं। अन्यथा दोस्तों हमारे देश की जो स्थिति होती बहुत ही भयानक होती। ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने होता कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप कंपेयर करना चाहते तो उन देशों को ज़रूर देखिए, उन देशों की व्यवस्थाएं देखें, सुविधाएं देखें, पहले की और अब की। आज वो भी किस प्रकार से बेचार बेबस पड़े हुए हैं और अन्य देशों के ऊपर निर्भर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मलेरिया के उपचार के लिए जो दवा बनाई जाती है हमारे देश में, उस दवा के ऊपर तमाम देश जो है कि निर्भर हो गए हैं और गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें दीजिए, आप हमें दीजिए। तो इस तरह की समस्याएं सोचिए अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे देश में आ गया है। आप सोच सकते हैं, जब देश में साक्षरता के स्तर के साथ लोगों की मीडिया तक पहुंच भी एक समान नहीं है, तब आखिर समस्त जनता को समान संदेश कैसे मिल सकता है। दरअसल किसी भी सरकार के लिए समूचे देश में इस तरह लॉकडाउन लागू करना असंभव होता। यदि वह लोगों को आश्वस्त करने में विफल रहती। हम सभी ने असंभव को संभव कर दिखाया। बेशक मार्च के महीने में दिल्ली में तबलीगी जमात का जमावड़ा और लॉकडाउन की शुरुआत में कुछ शहरों से अपने अपने घरों की ओर प्रवासियों का पलायन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं, पर इसके बावजूद ये मानव का कमजोरी से जुड़ी केवल छिटपुट घटनाओं को ही दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय सर्वहित के लिए एकजुट हो गए। हम देशवासियों द्वारा आत्म संयम का ऐसा चमत्कारी परिचय देने की व्याख्या कैसे करेंगे। ये बार बार जो सवाल उठ रहा है तबलीगी जमातियों के कारण, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। तो आपको एक चीज़ बता दें, ऐसे किसी भी मौका परस अराजकतावादी के साथ आप खड़े न रहें, जिनका उद्देश्य बस एक ही है कि भारत जैसे देश को अस्थिर बनाने का काम वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे तमाम हमारे मुसलमान भाई हैं जो इन तबलीगी जमातियों का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन्हें अपने घरों में छुपा रहे हैं। आप इस मानसिकता से दूर होइए। ठीक है, ऐसे देखिए, इस समय जो लोग भी असहयोग की भावना कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का प्रहार कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कहीं पटियाला में कोई एएसआई का जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था उसका हाथ काट दिया गया, तो कोई नर्स के ऊपर चाकू से हमला कर दे रहा है। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है, आप देख भी रहे हैं टीवी के माध्यम से। पर हम लोग उसे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम धर्म या जाति के आधार पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसके कृत्य के आधार पर, वो जितना भयानक कार्य कर रहा है, जहाँ पर सहयोग करना चाहिए सहयोग नहीं कर सकता तो घर में बैठ। पर तुम्हारा जो उद्देश्य, जो तुम्हारी मानसिकता है, उस मानसिकता से जो उपजी जो कार्य है उससे हमें विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं आप मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो इस भावना से मुसलमान भाई हटें और मुसलमानों को खुद इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए, भले वो उन्हीं के धर्म से ताल्लुकात रखते हों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों की वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो रही है, तो ऐसे लोगों का सहयोग ना करें। भारतीय मानस में ही इस प्रश्न का जवाब छिपा है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं भी सवाल के जवाब का हिस्सा है। इसके अलावा सभी देशवासियों को एकजुट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को उस समय लागू करने का निर्णय लिया जब कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या काफ़ी कम थी। यह उनकी गंभीर चिंता के साथ साथ उनके दूरदर्शी साहस को भी दर्शाता है कि जिन्हें हम इससे पहले अन्य परिस्थितियों में देख चुके हैं। नागरिकों की ज़िंदगी को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन करना और इसे तरह अर्थव्यवस्था को थामना एक अत्यंत कठोर कदम था, जो कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व भर में उठाए जा रहे विभिन्न कदमों से साफ हो जाता है। यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ही कमाल रहा कि इस कठोर निर्णय का विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया गया। पहले जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन में हमने देखा कि कुछ लोगों ने आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों का स्वयं ही पालन किया। मैं देश विदेश में किसी अन्य ऐसे राजनेता की कल्पना नहीं कर सकता जो कुछ ही घंटों के भीतर लोगों के व्यवहार सफलतापूर्वक अमूल चमूल बदलाव लाने की क्षमता रखता। और ख़ासकर दोस्तों, लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है।
पर हमारे देश की जनता ने साबित कर दिया कि यदि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हम देशवासी जाति धर्म रेस क्रीड से ऊपर उठ के आपके साथ सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। इसीलिए आज ये आलम है कि दोस्तों अन्य देश भारत जैसे देश से सीख ले रहे हैं। ये हमारे देश की मीडिया नकारात्मकता की ओर कुछ भी बढ़ाए, पर ये वास्तविकता सच्चाई है। ठीक है। मोदी जी द्वारा देशवासियों से की गई अपील का अभूतपूर्व असर भी गौर करने लायक है। सबसे पहले डॉक्टरों एवं आवश्यक सेवा से जुड़े अन्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ताली थाली पीटने और देशवासियों की एकजुटता के प्रतीक के रूप में दीप जलाने को उनकी अपील का आकलन इन आयोजनों से हासिल बृहद परिणामों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। मैं गांव और छोटे शहरों के लोगों की जागरूकता, विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद सावधानी बरतने की उनकी तत्परता और सकारात्मकता नज़रिए से चकित हूँ। यह प्रधानमंत्री पर लोगों का अडिग भरोसा है जिससे लॉकडाउन की कामयाबी सुनिश्चित हो पाई। इसका मतलब यह नहीं कि मुख्यमंत्रियों, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टरों, निगम आयुक्तों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि द्वारा इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिए गए योगदान को कमतर आंका जा रहा है। ये सब लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नई तरह की इस लड़ाई में हमारे सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बल भी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में स्थानीय अधिकारियों का डटकर साथ दे रहे हैं। एक अन्य सराहनीय बात यह है कि प्रधानमंत्री ने हाशिए के लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों और किसानों को प्राथमिकता दी है। विशेष पैकेज के साथ साथ अन्य ठोस उपायों की बदौलत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के आर्थिक बोझ की सर्वाधिक मार इन लोगों पर ही न पड़ जाए। वास्तव में मोदी जी को गंभीर संकटों से निपटने का विशेष अनुभव है। मुझे याद है कि 1979 में एक बांध के फट जाने के बाद गुजरात में मोरबी शहर में त्राहिमाम मचाने पर सबसे पहले वहां पहुंचने वाले लोगों में वह भी शामिल थे। चुनावी राजनीति में उनका करियर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के साथ शुरू हुआ। यह वह समय था जब राज्य भूकंप की त्रासदी के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। मुझे याद है कि किस तरह वह कच्छ का साप्ताहिक दौरा किया करते थे और निर्धारित समय से पहले ही विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए नौकरशाही में ऊर्जा भरा करते थे। आप देख सकते हैं 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था ना, तो कई हज़ार मारे गए थे। तमाम तरह की जो संसाधन थे, चाहे ट्रांसपोर्ट लीजिए, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल, बड़े बड़े मतलब सरकारी संस्थाएं ले लीजिए, ध्वस्त हो गई थी गुजरात के अंदर। पर वो दिन रात वो बंदा मेहनत करके तमाम नई नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके एक ऐसा समय आया था 2014 में कि उसे रोल मॉडल बना के पूरी दुनिया के सामने मोदी जी ने पेश किया कि अगर मैं गुजरात जैसे राज्य जो पूरी तरह से टूट चुका था, ख़त्म हो गया था, मैं अगर उसको विकास के रास्ते पर ला सकता हूँ तो मैं देश को भी ला सकता हूँ। आपको याद होगा इसी मॉडल को इन्होंने देश के सामने रखा था। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी देश के प्रमुख को उस अप्रत्याशित संकट से निपटने का कोई अनुभव नहीं है जिसका सामना भी पूरी दुनिया कर रही है। अनुभव से ही भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण मोदी जी के बुनियादी मूल्य और काम के प्रति उनका अटूट समर्पण भाव है। इसी कारण वह अक्सर स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। उनकी बदौलत ही यह विनम्र चमत्कार संभव हो पाया और एकजुट भारत प्रेरणादायक संयम के साथ कोरोना वायरस को धीरे धीरे परास्त करते हुए एक दिन और भी अधिक मजबूती के साथ उभर रहा है। तो देखे होंगे आप, ये देखिए, देख सकते हैं, तलाशी होगी हिंसक आचरण की जड़ें, तलाश नहीं होगी, सॉरी, हिंसक आचरण की जड़ें। अब इससे आप समझ गए होंगे कि जो हिंसक आचरण है उनकी हमें तलाशी करनी होगी। बीते दिनों उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और दिल्ली का जयप्रकाश नारायण अस्पताल एकाएक सुर्खियों में आया। ठीक है, मुरादाबाद का नवाबपुरा इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। वहां कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके भाई को भी कोरोना हो गया। जाहिर है डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वहां लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंची। इस टीम पर भीड़ ने चारों ओर से भीषण हमला कर दिया। छतों से पत्थर, ईंटों की बरसात हुई। एम्बुलेंस से खींचकर स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा गया। सोचिए, वो लोगों को पीटा गया जो हमारी सेवा के लिए अपने घरों से दूर 24 घंटे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि हम सुरक्षित हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए सारी गंदगियां सफाई कर्मियां वाले उठा रहे हैं। उसके बाद आपके स्वास्थ्य की कामना और वो जिस तरह से उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये रिस्क कौन ले रहा है? ये डॉक्टर, नर्स हैं, उपचार कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में? किसी का हाथ काट दे रहे हैं, किसी के सामने अभद्रता जाहिर कर रहे हैं, नग्न डांस कर रहे हैं।
देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं हम लोग घरों में, पर ऐसे ही कहीं धुआं नहीं उठता है, आग लगती है तब धुआं उठता है। और कई वीडियोस भी आए हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये किसी के द्वारा बनाया गया। अरे भैया जागो जागो। एक हमले में एक डॉक्टर सहित 5 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए, कुछ किसी तरह जान बचाकर भागे। दूसरी घटना का गवाह बना दिल्ली का जेपी अस्पताल। यहाँ कोरोना मरीजों ने नर्सों और महिला डॉक्टरों के साथ अभद्रता की, और जब उनके पुरुष साथी डॉक्टर बीच में आए तो मरीजों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उन्हें ड्यूटी कक्ष में घुसकर जान बचानी पड़ी। सोचिए इस तरह से हमलावर हो जा रहे हैं, वही लोग हो रहे हैं जो पूरी तरह से कोरोना से संक्रमित है और उनके इलाज के लिए भगवान का रूप लेकर डॉक्टर आए हैं, उनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। वे अंदर बंद थे और मरीज मिलकर दरवाजे को धक्का दे रहे थे। इस तरह की घटनाएं देश के कुछ हिस्सों में हो चुकी हैं। आखिर कौन भूल सकता है इंदौर की घटनाओं को। आखिर जान बचाने वालों के खिलाफ इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियां क्यों पैदा होती हैं, इस पर विचार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोरोना प्रकोप आरंभ होने से अब तक स्वास्थ्यकर्मियों पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं की सूची बनाएं तो वह इतनी लंबी हो जाएगी कि जो घटनाओं से परिचित नहीं है उसके लिए उन पर सहसा विश्वास करना कठिन होगा। दुनिया में एकमात्र देश ही ऐसा है जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कटु सच यह है कि ऐसे अधिकांश हमले एक ही समुदाय के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। अपने देश की समस्या यही है कि जैसे ही आप एक समुदाय द्वारा हिंसा और सांप्रदायिकता की सत्य घटनाओं को चिन्हित करेंगे, आपको सांप्रदायिक और आरएसएस समर्थक घोषित कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य देखिए कि कई मुस्लिम बुद्धिजीवी के पूछने पर यह कह देते हैं कि हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही किंतु परंतु भी लगा देते हैं। मसलन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने हमला क्यों किया। आखिर इस कुतर्क का क्या जवाब हो सकता है। हिंसा को किसी सूरत में वाजिब कैसे ठहराया जा सकता है, और वह भी उनके खिलाफ जो आपकी जान बचा रहे। हिंसा की घटना के बाद लगता है कि दूसरी जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर कहीं पत्थरबाजी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि धर्म को लेकर करनी चाहिए, पर जब किसी भी मौलाना को बुलाया जाता है तो उसको उसके बचाव में अपनी आवाम को जागरूक करना चाहिए कि जी इस तरह के अराजकतावादी को अपने घरों में पनाह ना दें। ऐसे लोगों का जो है कि सामाजिक तौर पर बहिष्कार करें, ठीक है, किसी प्रकार से इनके साथ रिश्ता ना रखें। पर ये लोग क्या करते हैं आकर, नहीं कुछ गलतियां रही होंगी उनकी भी, कुछ गलतियां रही होंगी भी इनकी भी। यदि पुलिस आज जो रोड पे बेमतलब का घूम रहे हैं, अगर उन पर लाठीचार्ज कर रही, उन्हें मार रही है तो सुरक्षा के लिए मार रही, क्योंकि अगर इतना ना करे ना पुलिस तो देश की जनता है बड़ी खतरनाक है, याद रखिएगा। जैसा नहीं कुछ लोग कह रहे थे सर हम देखने आए थे कि लोग कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं या नहीं, फिर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। लगता है पत्थरबाजी का सिलसिला कश्मीर घाटी से होते हुए देश भर में विस्तारित हो रहा है। हमने देखा कि दिल्ली में दंगों की शुरुआत पत्थरबाजी से हुई। इसका मतलब हुआ कि मजहबी कट्टरपंथियों ने धीरे धीरे देश भर में पांव पसार कर एक समूह के अंदर मजहब के नाम पर जहर भर दिया। ऐसा नहीं होता तो कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों और उनके साथ गई पुलिस टीम पर इस तरह हमला नहीं होता। आखिर वे सब अपनी जान जोखिम में डालकर जान बचाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हुए हैं क्योंकि वो कोरोना मरीज के संपर्क में आए। बहुत सारे लोग हमले के लिए पछता भी रहे हैं। कई जगह माफ़ी भी मांगी जा रही, लेकिन हमले के साथ उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। आखिर क्यों? इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के बीच खलनायक बना देने की कोशिश में छिपा है। यह कोशिश 2002 के बाद आरंभ हुई और आज तक जारी है। 2014 में मोदी की जीत के बाद ऐसा माहौल बनाया गया मानो देश के मुसलमानों के सबसे बुरे दिन आ गए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके विपरीत जन कल्याण के कार्यक्रमों का लाभ उन्हें भी उसी तरह मिला जैसे अन्य समुदायों को। सोचिए, चाहे उज्ज्वला योजना रहा हो, चाहे आवास योजना रहा हो, ऐसी तमाम तरह की योजनाएं दी गई हैं भारत सरकार के द्वारा। क्या उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव किया कि यदि आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगा? बल्कि ये काम किया है सपा के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने। मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने इस चीज़ को देखा है किस प्रकार से इम्पीचमेंट किया गया, भेदभाव किया गया। ठीक है, अब कई योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें आम मुसलमानों की सोच में बदलाव आना आरंभ हुआ। 2019 के चुनाव में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई जहां एक ही परिवार में लोग मोदी के नाम पर विभाजित हो गए। जिनको पीएम आवास मिला उनको यहां शौचालय बने, बिजली पहुंची, मुद्रा योजना से कर्ज मिला, किसान सम्मान योजना की राशि मिली, उनके विचार परिवर्तित होने लगे। इससे कट्टरपंथियों समाज को भ्रमित कर नेता बने, लोगों को अपनी जमीन खिसकने का भय पैदा होने लगा। अनेक संगठनों और मजहबी, राजनीतिक, सामाजिक नेताओं का अस्तित्व ही मोदी विरोध पर टिका हुआ। इन सब का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह मोदी को खलनायक बनाओ। इसलिए सीएए
एनपीआर एवं एनआरसी को आधार बनाकर पूरे देश में इन्होंने भ्रम फैलाने में अपनी ताकत लगा दी और इसका परिणाम हमने देखा। सोचिए, अगर ये बेवकूफ़ी कुछ लोगों के द्वारा नहीं की जाती तो क्या ये लोग नहीं समझा सकते थे अपने अपने लोगों को? नहीं, इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, समाज को विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए बनाई जा रही है। पर कुछ मौलानाओं ने क्या किया, अपने ही लोगों को मतलब भ्रमित करने का काम करने लगे। नहीं, एनपीआर अगर होगा, एनआरसी होगा तो तुम्हें यहाँ की नागरिकता तुम्हारी छीन ली जाएगी, तुम्हें डिटेन कर दिया जाएगा, ठीक है, एक सेंटर में रखा जाएगा। ऐसी तमाम तरह की योजनाएं कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई जो हमारे देश के मुसलमानों को डराने के लिए। तो आज हमारे देश के जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं ना, तो वही सबसे खतरनाक है। अगर गहराई से देखेंगे तो स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी, अस्पताल एवं क्वारंटाइन केंद्रों में थूकने और मारपीट जैसी असभ्य और हिंसक हरकतें एक ही सोच से निकली है। ऐसी खतरनाक सोच है जिनका निदान करना ही होगा। निस्संदेह मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोग हैं जो इन हरकतों को सही नहीं मानते। आखिरकार ज़्यादातर मस्जिदों ने अपनी दरवाजे सामूहिक नमाज के लिए बंद कर दिए, किंतु मोदी के अंध विरोधियों की पूरी जमात विरोध में है। मुस्लिम समुदाय का उदारवादी तबका इससे चिंतित है, किंतु वह भी भय से इन तत्वों की निंदा करने या विरोध करने से बच रहा है। सलमान खान जैसे साहसी कम ही हैं जो बिना किंतु परंतु के इन तत्वों को धिक्कार रहे हैं। इन तत्वों ने कोरोना संकट को तो बढ़ाया ही, कोरोना से लड़ाई को भी कठिन बना दिया, क्योंकि इस संकट से निकलने के बाद ही ऐसे तत्व दूसरी तरह की हरकतें कर सकते हैं। इसलिए इस विष वृक्ष को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका रास्ता तलाशना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। किसी प्रकार का यदि ओपिनियन हो, इस लेख से संबंधित आपके पास विचार हो तो ज़रूर शेयर करें, साझा करें।